हमने कल पढ़ा था कि संगठन क्या है, संगठन विशेषताएं, महत्व। अब उससे आगे है बिजनेस में संगठन के प्रकार। तो जो संगठन का ढांचा है वो औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार का हो सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के नाम से इनको जाना जाता है। संगठन का ढांचा औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अर्थात संगठन में कार्यरत सभी व्यक्तियों के मध्य संबंध दो प्रकार से स्थापित हो सकते हैं। प्रथम वे जो निश्चित होते हैं और उनको पहले से ही परिभाषित कर दिया जाता है, और दूसरा वे जो अनिश्चित होते हैं और पहले से परिभाषित नहीं होते। तो सबसे पहले औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों, अधिकारों और पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट परिभाषित किया जाता है। ठीक है, संगठन में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके उत्तरदायित्व, अधिकार और पारस्परिक संबंध पहले से ही सब कुछ स्पष्ट रूप से वो निर्धारित होता है। तो डेफिनेशन इसकी चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तब उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। फिर है इसके मुख्य लक्षण। तो जैसा कि हमने मीनिंग और डेफिनेशन में पढ़ा, सब कुछ पहले से परिभाषित होता है, उसके आधार पर इसके हम लक्षण निकाल सकते हैं। फर्स्ट है इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है। औपचारिक संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपसी संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है और सभी को अपने अपने दायित्व और अधिकार पता होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मतलब संगठन में पहले से ये निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति किसके अंडर काम करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। यह नियम और कार्यविधियों पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन में पूर्व निर्धारित नियम और कार्यविधियों का पालन किया जाता है। इसमें सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। संगठन बनाया जाता है, जानबूझकर बनाया जाता है। नियम और कार्यविधियाँ भी बनाई जाती है, उनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। इनके द्वारा नियोजन में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। ये कार्य विभाजन पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन का मुख्य आधार कार्य विभाजन होता है। इसी आधार पर विभिन्न विभागों के प्रयास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला, ये जानबूझकर स्थापित किया जाता है। तो ये संस्था के उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। यह अव्यक्तिगत होता है। तो इसमें व्यक्तिगत भावना को अनदेखा करके कठोर अनुशासन का पालन करने की बात कही जाती है। इसमें व्यक्ति का नहीं, काम का महत्व होता है। यह अधिक स्थिर होता है। इसमें व्यक्तियों की आवश्यकता और इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकते, इसलिए यह अधिक स्थिर होता है। ठीक है, उसके बाद है औपचारिक संगठन के लाभ। फर्स्ट है उत्तरदेयता निर्धारण में आसानी। सभी कर्मचारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित होने के कारण कुशल कर्मचारियों को शीघ्र पकड़ा जा सकता है और उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कार्यों का दोहराव नहीं होता। तो औपचारिक संगठन में क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता है और किसी भी कार्य के छूटने या कोई कार्य अनावश्यक रूप से एक से अधिक बार होने की संभावना समाप्त हो जाती है। आदेश की एकता संभव। अधिकार श्रृंखला स्थापित होने के कारण आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करना संभव होता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी। औपचारिक संगठन में समन्वय स्थापित होने, सभी भौतिक और मानवीय साधनों का अनुकूलतम उपयोग होने के कारण संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और संगठन में स्थिरता। सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए तथा नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं, जिससे उनमें अच्छे संबंध स्थापित होते हैं और संगठन में स्थिरता आती है। अब अनौपचारिक संगठन की सीमाएं। अब किसी भी चीज़ के अगर गुण होते हैं तो उसके साथ साथ दोष भी होते हैं। तो वही है, फर्स्ट है काम में देरी। प्रत्येक कार्य के नियमबद्ध होने के कारण कार्य में अनावश्यक देरी हो जाती है। और सेकंड है पहल क्षमता की कमी। तो क्योंकि इसमें पहले से निर्धारित होता है वही काम व्यक्तियों को करना होता है, अपनी तरफ से वो किसी भी चीज़ की पहल नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहल क्षमता में कमी होते हैं। इस संगठन में कर्मचारियों को वैसा ही करना पड़ता है जैसा उनको निर्देश दिया जाता है और उनको कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता, अतः उनकी पहल क्षमता में कमी आती है। और संबंधों का यंत्रीकरण। तो विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित करके
उन्हें इस प्रकार जकड़ दिया जाता कि चाहते हुए भी अन्य लोगों के ज्ञान और अनुभव का लाभ नहीं उठाया जा सकता। मतलब इसमें लोगों को वही काम करना पड़ता है जो उनको कहा जाता है, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो संबंधों का यंत्रीकरण सा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है अनौपचारिक संगठन। तो अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के बिल्कुल विपरीत धारणा है। औपचारिक संगठन में तो पहले से निर्धारित होता सब कुछ, लेकिन अनौपचारिक संगठन में पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता, अपने आप ही संबंध बनते चले जाते हैं। अनौपचारिक संगठन का से ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि अनायास ही पारस्परिक समान हितों, रुचियों, धर्म और संबंधों के कारण हो जाती है। मतलब इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि हमारे हित समान है, हमारी रुचियाँ समान है, धर्म समान है, या संबंध आपस में हमारे बातचीत करने के कारण बन जाते हैं। इस संगठन की मुख्य विशेषता आपसी संबंधों की मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण प्रकृति है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कामों में इसलिए मदद नहीं करता कि वह इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए करता है कि यह उसकी निजी इच्छा और पसंद है। जैसे औपचारिक संगठन के अंतर्गत क्रय विभाग का पर्यवेक्षक अपनी कार्य संबंधी किसी समस्या के लिए केवल क्रय विभाग के प्रबंधक से ही सलाह लेने के लिए बाध्य है, लेकिन अनौपचारिक संगठन में यह सलाह किसी अन्य विभाग के प्रबंधक या पर्यवेक्षक से ली जा सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक पर्यवेक्षक सीधा मुख्य प्रबंधक से भी बातचीत कर सकता है। ठीक है, तो बर्नार्ड के अनुसार वह संगठन अनौपचारिक हैं जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं। ठीक है, अब लक्षण, तो इन विशेषताओं के आधार पर ही लक्षण हो जाएंगे। फर्स्ट है औपचारिक संगठन पर आधारित है। तो अनौपचारिक संगठन इसलिए बनते हैं क्योंकि पहले से उनमें औपचारिक संगठन के अनुसार संबंध बने हुए हैं, इसी कारण से अनौपचारिक संगठन बनता है। यह औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों के बीच ही अनौपचारिक संबंध होते हैं, अर्थात पहले औपचारिक संगठन स्थापित होता है, फिर उसी में से अनौपचारिक संगठन बनता है। सेकेंड, इसके लिखित नियम और प्रक्रियाएं नहीं होती। तो औपचारिक संगठन में सब कुछ लिखित रूप में होता है, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता। इस संगठन में आपसी व्यवहार के कोई लिखित नियम और प्रक्रिया नहीं होती, फिर भी इसके अपनी समूह परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है। जैसे किसी संस्था में कार्यरत एक विशेष समुदाय के कुछ व्यक्ति एक अनौपचारिक ग्रुप बना लेते हैं। धीरे धीरे इस ग्रुप की परंपराएं और मान्यताएं विकसित हो जाती हैं, जैसे अपने समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत और कार्यस्थल से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करना। इसी प्रकार अपने समुदाय के सभी लोगों को प्रबंधकीय शोषण से बचाना। इस तरह अनौपचारिक समूह में सम्मिलित होने वाले सभी सदस्य समूह की मान्यताओं का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। फिर है स्वतंत्र संदेशवान श्रृंखला। इसमें विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संबंधों की परिभाषित नहीं किया जाता, क्योंकि एक निम्न स्तर के व्यक्ति का भी उच्चतम स्तर के व्यक्ति के साथ सीधा संबंध हो सकता है। संदेशवान के प्रवाह को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। तो अनौपचारिक संगठन की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों और रुचियों के आधार पर हो जाती है। संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं। अनौपचारिक संगठन का विधिवत रूप से तैयार किए गए संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं होता। इसमें संगठन पुस्तिका में भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये व्यक्तिगत होता है। इसके व्यक्तिगत होने का अभिप्राय है कि इसमें व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है और उन पर किसी भी बात को नहीं थोपा जाता। तो स्थायित्व में कमी, इसमें प्रास्थायित्व का अभाव होता है। जैसे एक व्यक्ति आज एक ग्रुप में बैठता है तो कल किसी अन्य ग्रुप से संबंध स्थापित कर लेता है, और वह एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक ग्रुपों का सदस्य भी हो सकता है। उसके बाद है अनौपचारिक संगठन के लाभ। तो लाभ में फर्स्ट पॉइंट है प्रभावपूर्ण संदेशवाहन। निर्धारित मार्ग न होने के कारण ये संदेशवाहन की एक प्रभावपूर्ण पद्धति है। इसके माध्यम से संदेश अति शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। औपचारिक संगठन में तो निश्चित मार्ग से होकर संदेश गुजरता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति।
अनौपचारिक संगठन में समान विचार रखने वाले व्यक्ति अपना अपना समूह बना लेते हैं। समूह के सभी सदस्य संगठनात्मक और व्यक्तिगत मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते हैं। इससे उन्हें कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और संगठन में भाईचारे की भावना में वृद्धि होती है। संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। यहाँ औपचारिक संगठन के दबाव से राहत मिलती है। अनौपचारिक संगठन में अधीनस्थ बिना किसी डर के अपनी बात अपने अधिकारियों के आगे कह देते हैं, जिससे अधिकारियों को उनकी कठिनाइयों को जानने में सहायता मिलती है। जैसे इसमें एक जो श्रमिक है वो डायरेक्ट उच्च प्रबंधक से बातचीत कर सकता है, तो इससे उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान निकल आता है। सरलता से समस्याएं दूर होने से संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी रहती है। उसके बाद है अनौपचारिक संगठन की सीमाएं। सीमाएं या दोष, तो इसमें क्या होगा, सीमाएं ये अफवाहें फैलाता है। अनौपचारिक संगठन में सभी व्यक्ति लापरवाही से बातचीत करते हैं और कई बार गलत बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है, जिसके भयंकर परिणाम सामने आते हैं। ये परिवर्तन का विरोध करता है। यह संगठन परिवर्तन का विरोध करता है और पुरानी पद्धतियों को ही लागू रखने पर जोर देता है। और समूह परंपराओं का दबाव। इस संगठन में सदस्यों पर समूह परंपराओं का पालन करने का दबाव रहता है। कई बार अनौपचारिक समूह में एकत्रित हुए कर्मचारी अपने लक्ष्य से बेखबर हो जाते हैं और सभी एक आवाज़ में अपने अधिकारों का विरोध करने लगते हैं। अधिकारियों का ऐसी स्थिति में उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो संक्षेप रूप में दोनों प्रकार के संगठनों के अपने अपने गुण और दोष हैं। जहाँ एक और औपचारिक संगठन संस्था के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त करने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर यदि ठीक ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो अनौपचारिक संगठन का महत्व भी कम नहीं है। संक्षेप में कर्मचारियों के औपचारिक और अनौपचारिक संबंध पूरक हैं। इसी संबंध में कहा जाता है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन एक सामूहिक कार्य के लिए इस तरह जरूरी है, जैसे कि एक कैंची को कार्य करने योग्य बनाने के लिए उसमें 2 ब्लेडों का होना जरूरी है। इसी संदर्भ में ये कहना भी उचित होगा कि प्रबंधन का अनौपचारिक संगठन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा औपचारिक और अनौपचारिक संगठन।